गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। दृष्टि 2025 के राष्ट्रीय संस्करण को, ठीक है, राष्ट्रीय भाग को देखेंगे। नेशनल करंट अफेयर को देखने वाले हैं आज की क्लास में। ये कब तक है? 25 जून तक 25 जून तक अपडेट है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत पहली राष्ट्रीय सूचना क्या है ना। पहली हेडिंग है मिजोरम, गोवा और लद्दाख, इन्हें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दी गई है ना। तो मिजोरम, गोवा और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर क्या किया गया है? घोषित किया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर ये जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरुआत हुई थी एक कार्यक्रम की, जिसका नाम है उल्लास। क्या नाम है? उल्लास। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और उसके तहत मिजोरम, गोवा और लद्दाख को पूर्ण साक्षर क्या घोषित किया गया है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। और इस उल्लास ये जो उल्लास योजना है, इसके अंतर्गत क्या होगा? 15 वर्ष से अधिक 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पढ़ाना है ना। पहले साक्षर बनाना है, ठीक है। पहले साक्षर होने का मतलब होता था पढ़ना और लिखना आना चाहिए, लेकिन अब इसमें कुछ जोड़ा गया है। क्या? पढ़ना और लिखना तो आना ही चाहिए, साथ ही और क्या इसमें जोड़ा गया है? जीवन कौशल, स्किल और संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए, तब उसे साक्षर माना जाएगा, ठीक है। तो इन मिजोरम, गोवा और लद्दाख के जो लोग हैं उन्हें पढ़ना, लिखना और स्किल पूर्ण कार्यात्मक साक्षर कह रहे हैं ना, तो ये सब होगा, तभी हम इसके तहत शामिल करेंगे, सरकार शामिल करेगी, ठीक है। कार्यात्मक साक्षर का क्या मतलब है? कितना साक्षर हो जाए तो उसे साक्षर माना जाएगा कि वो कार्यात्मक साक्षर है। 95% से अधिक साक्षर हैं। साक्षर का मतलब समझ गए क्या है? पढ़ना, लिखना, स्किल और संख्या का ज्ञान, या फिर आप कम शब्दों में कह सकते हैं पढ़ना, लिखना और अंक गणित का ज्ञान
होना चाहिए। से 95% से अधिक साक्षर हो तभी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कार्यात्मक साक्षर कहेंगे। ठीक है। आधुनिक भारत का पहला आधुनिक भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। इसने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा किया है। दूसरा कौन सा है? गोवा। और तीसरा त्रिपुरा। ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश क्या कोई है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर? यूटी, यूनियन टेरिटरी, वो है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो ये हुई पहली हेडिंग, पहली खबर। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। क्या है? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस। ठीक है। कब मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस? 25 जून को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। ठीक है। पच्चीस जून को मनाया जाता है। इसे संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय 11 जुलाई 2024 को लिया गया। मनाने का निर्णय। और 12 जुलाई 2024 को भारत के गजट में प्रकाशित किया गया। भारत के गजट में प्रकाशित किया गया, राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ठीक है। तो 25 जून को इसे मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। मनाते क्यों हैं? क्योंकि किसकी याद में मनाते हैं? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसकी याद में ये मनाया जाएगा। आपातकाल की, इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तत्कालीन सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इस दौरान क्या हुआ था कि सत्ता का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था, जिसके कारण संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न है आपातकाल। क्या होता है आपातकाल? इमरजेंसी। पहले तो जान लें इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है। आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। ठीक है। कब कब? पहली बार जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत और चीन का युद्ध हुआ। दूसरी बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इस समय इमरजेंसी क्या थी? लागू थी।
इसी समय इमरजेंसी समय लिख देती हूँ मैं। 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल लागू किया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। ये इमरजेंसी लागू ही थी, इसके साथ ही एक नई इमरजेंसी की घोषणा की गई थी जो है 25 जून 1975, जिसकी याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जाएगा। ठीक है, किस आधार पर घोषित की गई थी? चलिए यहीं लिख लीजिए आप। जारी रहते हुए ही नई घोषणा की गई थी। कब? 25 जून 1975। क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, बात आपातकाल की करें तो आपातकाल संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में। अनुच्छेद क्या है इसमें? भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 352 352 से 360 तक, 360 तक, और अनुच्छेद 352 में ही है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन लगा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई जान ली। जैसे ये संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, ऐसा ही एक दिवस मनाया जाता है नोट करके लिख लीजिए। हैदराबाद, ये पहली बार नहीं है, मुक्ति दिवस। कौन सा? हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? पंद्रह अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो हैदराबाद था वो भारत में शामिल नहीं हुआ था, निजाम के शासन के अधीन था, वहाँ पर निजाम का शासन था। तो 13 महीने बाद, देश आज़ाद होने के बाद जो है 13 महीने बाद जो है वहाँ पर ऑपरेशन एक चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, जिसके माध्यम से हैदराबाद के निजाम को शासन से पदमुक्त किया गया और उसे भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो हैदराबाद मुक्ति दिवस उसी को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। कब चलाया गया था हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो? ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 17 सितंबर 1948 को। उस दिन हैदराबाद मुक्त हो गया था निजाम के शासन से, इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। क्या है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल, अगली हेडिंग क्या है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल, कैसा? मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये हेडिंग है। सबसे पहले आपको हेडिंग से ही पता चल गया देश का सबसे बड़ा है, क्या है? ऑटोमोबाइल।
गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। कार्गो क्या होता है? सामान। टर्मिनल क्या है? स्थान। मल्टी मॉडल, मल्टी से आपको पता चल रहा है बहुत सारे मॉडल अपनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉडल अपनाए जाएंगे। बहुत सारे कौन कौन से मॉडल? जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, हवाई मार्ग। इन सभी मार्गों से सुविधाजनक तरीके से सामान कार्गो पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सुविधाजनक और कुशलता के साथ। तो ये एक ऐसा स्थान है, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसी सुविधा विकसित की गई है, ठीक है, जिससे आसानी से क्या किया जा सके? सामान या माल कर लीजिए, माल का क्या किया जा सके? परिवहन किया जा सके। ठीक है, कहाँ हुआ है? प्रश्न अब ये है कि देश का सबसे बड़ा यह जो ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब हरियाणा के मानेसर संयंत्र में। कहाँ? हरियाणा के मानेसर संयंत्र में किया गया है। ठीक है, हरियाणा में किया गया है, मानेसर संयंत्र में किया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। स्पष्ट है? हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो टर्मिनल है ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये जो है पीएम गति शक्ति योजना, ये कब लागू की गई? 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें आपको बताई जा रही हैं, इसलिए ज़्यादा अंकों पर ध्यान नहीं देना है और जो बताया जा रहा है उस पर क्या करना है? उसका रिवीजन करना है बार बार। अगली हेडिंग है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। ठीक है, क्या नाम है इसका? AI-171। इस एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान का ये नंबर है AI-171, है ना। क्या हुआ? दुर्घटना हो गया, ये विमान दुर्घटना हो गई। ये विमान कहाँ से कहाँ जा रहा था? अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ठीक है, कब हुई दुर्घटना? 12 जून को, 12 जून 2025 को ये दुर्घटना
हुई। ठीक है, कितने लोग इस दुर्घटना में मारे गए? कुल 242 लोग मारे गए, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 कर्मी दल थे, क्रू मेंबर्स थे। जहाज में जो काम करते हैं लोग, इसे लाने ले जाने में होते हैं ना, और इसमें केवल एक यात्री बचा है। क्या नाम है उसका? विश्वास कुमार रमेश। ये विमान जब अहमदाबाद से क्या करता है, उड़ान भरता है, उसके कुछ ही पल बाद जो है कहाँ क्रैश होता है? अहमदाबाद में ही। लिख लीजिए, एक हॉस्टल है, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, इसी से जाकर टकरा जाता है विमान और क्रैश हो जाता है दोपहर के समय। ठीक है, और ये जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच की जाएगी। कौन जांच करेगा? भारत से DGCA और AAIB, DGCA और AAIB द्वारा इसकी जांच की जाएगी। जो लोग इसमें मारे गए इस दुर्घटना में, उन्हें एयर इंडिया द्वारा जो दुर्घटना पीड़ित हैं, कितने लोग मारे गए? 242 दुर्घटना पीड़ित लोग हैं, उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त टाटा कंपनी के द्वारा, क्योंकि एयर इंडिया को टाटा कंपनी ने खरीद लिया, इसके अतिरिक्त टाटा कंपनी द्वारा 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि है, ये 25 लाख से अतिरिक्त है, मतलब वो भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा। याद रहेगा? चलिए, इससे पहले भी और कई घटनाएं घट चुकी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जब एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, ठीक है, उड़ान भरता है और वापस से क्रैश हो जाता है, तो क्रैश होने से पहले क्या कहते हैं? एक कॉल होती है जिसे कहते हैं मेडे। क्या कहते हैं? मेडे। ये क्या है? इमरजेंसी कॉल है। इसे 3 बार बोलना होता है। जांच हो रही है, दुर्घटना हुई है तो जांच हो रही है, और जांच होने के लिए जांच करने में एक बॉक्स है जो बहुत मदद करता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन 242 लोगों के साथ क्या हो गया? जलकर राख हो गया है। तो इसमें एक बॉक्स होता है प्लेन में जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स, जो जांच करने में मदद करता है। इसका नाम आप देख रहे हैं क्या है? ब्लैक बॉक्स। लेकिन ये एक्चुअल में इसका जो कलर है इस बॉक्स का ब्लैक नहीं है। क्या है? नारंगी है। नारंगी रंग का बॉक्स है।
ठीक है, इससे जानकारी प्राप्त की जाती है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होती है। क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। जो लोग फ्लाइट उड़ा रहे हैं, पायलट जो उड़ा रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कॉकपिट के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जिससे पता चल जाता है या लगा सकते हैं कि प्लेन में क्या खराबी आ गई थी जिसके कारण क्रैश हुआ या फिर ये दुर्घटना घटी। ठीक है, और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है इस टॉपिक से जुड़ी हुई, वो ये कि इसी प्लेन क्रैश में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। ठीक है, ब्लैक बॉक्स एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो विमानों में लगी होती है, और यदि विमान दुर्घटना या किसी घटना में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो जांच करने में मदद करता है, इसलिए इसकी खोज की जाती है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगली हेडिंग? मैं आपको बता रही थी कि इससे पहले भी कुछ विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं भारत में, जैसे कि मैं आपको एक नाम बता देती हूँ। 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना हुई थी। ठीक है, और 1996 में, वर्ष 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर, 1996 में यह घटना घटी है। भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना है ये, जिसमें 2 विमानों की टक्कर हो गई थी। ठीक है, 1996 में चरखी दादरी के मध्य आकाश में ही टक्कर हो गई थी, जिससे कुल लगभग 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगली हेडिंग की ओर। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना, अगली हेडिंग है जातीय जनगणना। क्या है इसके बारे में न्यूज़? केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की क्या दी है? अनुमति दी है। ठीक है, कब दी? 16 जून 2025 को, 16 जून 2025 को। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जातीय जनगणना के बारे में। क्या है जातीय जनगणना? जातीय जनगणना क्या होती है? देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का क्या करना है? सर्वेक्षण करना है। पूरे देश में जितनी भी जातियां रहती हैं उनका सर्वेक्षण करना है, उनकी गणना करना ही जातीय जनगणना है। ठीक है, जनगणना, जातीय जनगणना, जनगणना जान लेते हैं थोड़ा उसके बारे में। सेंसस, सेंसस संघ सूची का विषय है।
संघ सूची का विषय है। और ये जो जातीय जनगणना है ये 2 चरणों में की जाएगी। जातीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से। कहाँ पर की जाएगी ये? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाएगी 1 अक्टूबर 2026 से। और दूसरा चरण है 1 मार्च 2027 से। इनको छोड़कर शेष भारत में की जाएगी, शेष देश में की जाएगी। ठीक है। 16 जून 2025 को 2027 में किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है। इससे पहले जातीय जनगणना हुई है कभी? हाँ। कब हुई है? वर्ष 1931 में जातीय जनगणना हुई है। उसी के आधार पर पॉलिसीज बनती चली आ रही हैं। क्या इसके बाद हुई है? तो हाँ, हुई है इसके बाद जातीय जनगणना। लगभग 1941 के आसपास जनगणना हुई है, जातीय जनगणना, लेकिन वो प्रकाशित नहीं की गई थी। वर्ष 1931 की ही प्रकाशित की गई थी। ठीक है। अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगली हेडिंग? चिनाब रेल पुल। चिनाब रेल पुल क्या है? इसके बारे में करंट अफेयर की खबर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना। कौन सा? चिनाब रेलवे पुल। कहाँ स्थित है ये पुल? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? नोट कर लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। कहाँ? रियासी जिले में ये पुल बनाया गया है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 359 मीटर। ठीक है। और लंबाई, इस पुल की लंबाई है 13-15 मीटर। चिनाब रेलवे पुल ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। इसका विकास किसने किया है? चिनाब रेलवे पुल का विकास कोंकण रेलवे कारपोरेशन और DRDO और IITs, इन्होंने किया है मिलकर। इनके सहयोग से इसका विकास किया गया है।
चिनाब रेलवे पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। मन में ख्याल आ रहा होगा ना कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। हाँ, 35 मीटर अधिक ऊंचा है। इस पुल को बनाने की मंजूरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दे दी थी। ठीक है, तो ये हो गई पुल से जुड़ी हुई जानकारी। अगली हेडिंग की ओर बढ़े। क्या है अगली हेडिंग? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, इसकी पहली इकाई, ताप विद्युत परियोजना की जो पहली इकाई है, पहली यूनिट है, उसे क्या किया गया है? राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कब समर्पित की गई है? ये ताप विद्युत परियोजना 30 मई 2025 को। डेट याद रखना आवश्यक नहीं है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगी तो कोई बात नहीं है। ये जो ताप विद्युत परियोजना है ये कोयला आधारित परियोजना है। कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। ठीक है, इस परियोजना को विकसित किया है किसने? एनएलसी इंडिया ने और UPRVUNL ने, इन दो लोगों ने मिलकर विकसित किया है। एनएलसी क्या है? नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और यूपी क्या है? UPRVUNL लिख लेते हैं इसको, ये क्या है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है। और इसका संचालन कौन करेगा? संयुक्त उद्यम कंपनी संचालन करेगी, चलाएगी, है ना। इस परियोजना को जो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में जिसको स्थापित किया गया है उसका संचालन करेगी NUPPL, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से जो विद्युत उत्पादित होगा, वो उसका 75% तो उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ठीक है,
विद्युत किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को। और 25%, 25% असम को मिलेगा या भेजा जाएगा। और इस परियोजना की 2 यूनिट और हैं जो 2026 तक प्रारंभ होंगी। आपने देखा कि ये जो परियोजना है घाटम ताप विद्युत परियोजना, ये कोयला आधारित परियोजना है। तो कोयला आधारित है तो कोयला की आपूर्ति होनी चाहिए। कहाँ से होगी? झारखंड से होगी। ठीक है, झारखंड राज्य से घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को कोयला की आपूर्ति की जाएगी। अगली हेडिंग की ओर बढ़े। क्या है अगली हेडिंग? अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। इस महासम्मेलन में कब था ये? 31 मई 2025 को। और इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। कहाँ पर हुआ ये महासम्मेलन? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, किसके नाम पर है ये महासम्मेलन? अहिल्याबाई जी के नाम पर। बात अहिल्याबाई जी की करें तो अहिल्याबाई जी से पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं, फिर जानते हैं अहिल्याबाई जी के बारे में। चलिए, अहिल्याबाई जी की ये 300वीं जयंती थी। ठीक है, और इस सम्मेलन में, महासम्मेलन में एक स्मारक, डाक टिकट और 300 रुपये का अहिल्याबाई जी का एक डाक टिकट और 300 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का, विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। ठीक है, साथ ही अच्छा, यहाँ पर बात सिक्के की हो रही है। 300 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया। ये जो सिक्का जारी किया गया, ये कहाँ बना? कोलकाता टकसाल में, भारत की कोलकाता टकसाल में। ठीक है, कितनी टकसाल हैं भारत में? 4। कितनी टकसाल हैं भारत में? 4। कहाँ कहाँ पर हैं? मुंबई। सिक्के जो हमारे आपके पास हैं वो यहीं बनते हैं। इनमें से किसी स्थान पर बनते होंगे, है ना? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा आज़ादी के बाद ये टकसाल बनी। कब? 1988 में स्थापित की गई। शेष पुरानी है। कितनी पुरानी? मुंबई की टकसाल 1824, कोलकाता की 1757 और हैदराबाद की 1803 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई टकसाल की बातें। चलिए आगे बढ़े। 300 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही पुरस्कार भी दिए गए। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, अहिल्याबाई जी के नाम से पुरस्कार भी दिया गया। राष्ट्रीय देवी
अहिल्याबाई पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप को। डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया। बस्तर जनजाति की महिला कलाकार हैं। ठीक है। अब कुछ अहिल्याबाई जी के बारे में जान लेते हैं। अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई या रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 31 मई 1725 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले। कहाँ? अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। अहिल्याबाई जी का जो शासनकाल है, शासनकाल कब से कब तक है? 1767 से 1795 तक 95 तक शासन किया है। कहाँ? मालवा पर। इनके नाम पर इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। इंदौर के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अहिल्याबाई जी का देहांत कब हुआ? 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई जी का निधन हो गया। बात करें अहिल्याबाई जी के पति का क्या नाम था? तो खंडेराव होलकर। बेटे का नाम क्या था? मालेराव होलकर। ठीक है। और इनके जो रिश्ते के लिहाज से देखें तो जो ससुर थे, कौन? मल्हार राव होलकर। उन्होंने पानीपत की तृतीय युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अगली हेडिंग है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन, ताप्ती क्या है? नदी है। मेगा रिचार्ज परियोजना, रिचार्ज करना है हमें किसी को। किसको? जल स्तर को। ठीक है। वहाँ जहाँ पर ये बात की जा रही है इस परियोजना के संदर्भ में, तो जल को रिचार्ज करना है। जल स्तर कम हो गया है, वहाँ पर जल संकट की समस्या इसका अर्थ है। ठीक है। तो भूजल स्तर बढ़ाने के लिए ये परियोजना लाई गई है। ये परियोजना किसके किसके मध्य है? इस परियोजना पर सबसे पहले तो हस्ताक्षर किए गए। कब? 10 मई 2025 को। ठीक है। अब बात करते हैं किसके किसके मध्य है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के मध्य है। क्या कार्य करेंगे इसके अंतर्गत? भूजल पुनर्भरण, यही मैं कह रही थी ना, जल को पुनः रिचार्ज करेंगे। द्वारा जल संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। ये जो परियोजना है
ताप्ती बेसिन मेगा परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी, कैसी, विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना है। जब जल स्तर एक सीमा से नीचे चला जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं तो पीने योग्य पानी, सिंचाई के लिए जल की क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए उसे रिचार्ज करना आवश्यक है। कृषि और पेयजल के लिए जल हमें, या यहाँ के लोग जो हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों को मिल पाएगा आसानी से। इसका जो खर्च है, इस परियोजना का खर्च 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 10% मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर उठाएंगे। शेष खर्च ये दोनों राज्यों द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की और भी कोई लिंक परियोजना है? कौन सी? स्टार बना लीजिए। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र के साथ की। केन बेतवा लिंक परियोजना ये किसके बीच है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य है। ये पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना है। कौन सी? नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और कौन सी परियोजना है? पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना। इससे साफ पता चल रहा है कौन कौन सी नदी का पानी जोड़ा जाएगा, है ना। और किसके किसके मध्य होगा, किस राज्य के मध्य? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। ठीक है, और साथ ही अपनी मुख्य हेडिंग पर लौटते हैं। ताप्ती है, क्या है? ताप्ती। ताप्ती, ताप्ती क्या है? नदी है। एक नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गिरती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से। सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर गिरती है? 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कोई नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो हाँ, नर्मदा नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ताप्ती नदी की पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर न लिखकर आपके ऑप्शन में दिया गया हो कि वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी सही होगा। अगर ऑप्शन में अरब सागर नहीं दिया गया है तो वहाँ पर देखिएगा प्रश्न में खंभात की खाड़ी दिया गया होगा कि ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वो भी सही है। ठीक है, इसी के साथ इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं
इसके अगले पार्ट के लिए। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।